Good morning, students. In the continuation of reconciliation of cost and financial accounts profit, I am going to solve this problem. See, students, in previous lecture, I already explained the reason why we need to reconcile the profits shown by the cost books and financial books. Okay, and I also explained one problem regarding this. Now, अब हम इससे एक आगे का स्टेप लेते हैं. यूजुअली आपके पास एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो वो इस तरीके का आता है जिसमें वो आपसे प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करने के अलावा स्टेटमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल्स भी बनाने को बोलते हैं. सी द प्रॉब्लम. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए statement of cost of manufacture for the year. Second, statement of profit as per cost book. Third, profit and loss account in the financial books. It means इस क्वेश्चन में with the help of this information and this information you need to prepare 3 points. First, आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है. इट मीन्स आपकी वही कॉस्ट शीट बनानी है. ठीक है. सेकेंड, प्रॉफिट निकालना है एज पर कॉस्ट शीट. तो इसका मतलब क्या है, हमने आउटपुट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में जो एक प्रॉपर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं जिसमें हम प्रॉफिट निकालते हैं वो हमें बनाना है. ठीक है. एंड सी पॉइंट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जो कि फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट शो करेगा. ओके. And show to what you would attribute the difference in the profit and loss profits as shown by B and C. फिर आपको ये बताना है कि अगर कॉस्ट बुक के प्रॉफिट और फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट में डिफरेंस है तो वो क्यों है और आप उसे कैसे रिकंसाइल करोगे. ओके. सो विद दीज इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, यानी नॉर्मल जो हमने अपनी आउटपुट कॉस्टिंग में किया था. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर सिंपल आपको कॉस्ट शीट बनानी है. ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया. अब ये वाला जो कॉलम है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है. यहाँ देखिए, इन स्टेटमेंट ए ऑल्सो शो what percentage does each individual item of cost bear to the total cost. Because आपको यहाँ पर ये पॉइंट करने के लिए कहा गया है इसलिए हमने परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट बना दिया. नहीं तो यूजुअली हम यहाँ पर या तो पर यूनिट का कॉलम बनाते हैं या फिर बनाते ही नहीं है. ठीक है. सो मेन आपको क्या बनाना है यहाँ पे स्टूडेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जो आपने यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग चैप्टर में बनाया है. ओके. ठीक है. अभी आप अपने माइंड में रिकंसिलेशन मत लाइए, अब वो तो थर्ड स्टेप हो गया. पहले हम कॉस्ट प्रॉफिट निकालेंगे किसकी हेल्प से, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की हेल्प से. फिर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालेंगे किसकी हेल्प से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से. और फिर हम उनको रिकंसाइल करेंगे. ओके. फुल एक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. यूजुअली इसी तरीके के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी आते हैं. फाइन. अब देखो, हमें कॉस्ट शीट बनानी है तो हमारी कॉस्ट शीट किससे स्टार्ट होती है, वही फॉर्मेट. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रहा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल एंड स्टॉक एट एंड रॉ मटेरियल. तो ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया. ये आपको रॉ मटेरियल की परचेजेस दे रखी है. ये आपने लिखा ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक. ये आपके पास आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है. ये जो परसेंटेज है ये हम बाद में निकालेंगे जब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी. क्योंकि किस चीज की परसेंटेज है, कि हर आइटम की टोटल कॉस्ट के साथ में क्या परसेंटेज थी. तो ये वाला कॉलम आप बाद में बना लेना. ठीक है. मतलब यहाँ बना दीजिए, फाइंड आउट बाद में कर लेना. देन वेजेस डायरेक्टली गिवन इन क्वेश्चन 18,000 ऐड कर दी. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो दिस इज योर प्राइम कॉस्ट. नाउ एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड्स है 20% ऑन प्राइम कॉस्ट. इट मींस 57,600 का 20% निकाला, ऐड किया, क्या आ गई आपकी वर्क कॉस्ट. देन ऑफिस ओवरहेड 80% ऑफ
फैक्ट्री ओवरहेड किसके, बस यहां आपको ध्यान रखना है बच्चों की कौन सी परसेंटेज किस पे एप्लीकेबल करनी है। ऑफिस ओवरहेड 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे 11,520, उसका 80% निकाला, ये अमाउंट आया, ऐड किया, ठीक है। ये आपकी वैसे क्या आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, ठीक है। अब ये जो इसमें लाइन दे रखी है, एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस दिस एंड एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब यहां आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट शीट में हम एक्चुअल्स भी लिख सकते हैं और एस्टिमेटेड भी लिख सकते हैं, बट यूजुअली कॉस्ट शीट में एस्टिमेटेड लिखे जाते हैं। और जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं तो वहां पे हम कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस लिखते हैं। सो ये जो हमें एक्चुअल के फिगर दे रखे हैं ये हमारे P&L के लिए दे रखे हैं, ठीक है। आप एक ही कॉस्ट शीट में थोड़ी ना दोनों दिखाओगे, कॉस्ट शीट आपकी पूरी हो गई, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब ये परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, हर मेन आइटम, जैसे ये है 39,600 डिवाइडेड बाय दिस टोटल कॉस्ट इनटू 100 करके निकाल लेना, इजीली आ जाएगा, ठीक है। बस ये डिवाइड कर करके निकालना है और फिर इन सबको ऐड कर लेना तो ये 100 आ जाएगा। ये हमने कौन सा स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो चूंकि आपसे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से पूछ रहा है, तो जो मैंने आपको कहाँ बताया था, यूनिट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में बताया था कि अगर हमसे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से बनाने को बोलते हैं तो जो कॉस्ट शीट है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर फिनिश कर देते हैं और फिर उसके आगे के जो एडजस्टमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नाम के अलग से स्टेटमेंट में करते हैं। सो सी यहाँ कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, ये जो टोटल कॉस्ट है ये ही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और यही हमारी टोटल कॉस्ट भी हो गई इस क्वेश्चन के हिसाब से, ओके। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट प्रॉफिट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। यहां पे क्या होता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दिए हुए हैं, फिनिश गुड्स का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग। ये हमने लिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वाला अमाउंट देखो यही वाला अमाउंट आ रहा है इधर, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये जो है ना टोटल कॉस्ट, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। आगे आप इसको कॉन्टिन्यूशन में जैसे मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में करवाया ना आउटपुट कॉस्टिंग में, बिल्कुल वैसे ही कर लो, ठीक है। ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड यानी कि टोटल कॉस्ट, ये भी कह सकते हैं हम, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप चाहो तो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लेना और यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिख लेना, बोथ आर सेम थिंग एंड बोथ आर राइट, ठीक है। बट ये जो परसेंटेज वाला निकलेगा ये यूजुअली सिर्फ जहां हम कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं वहीं तक निकलता है, प्रॉफिट वाले में नहीं निकलता, तो ये वाला इसी में ऐसे ऐसे का ऐसा निकाल देना, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब प्रॉफिट के लिए देखो क्वेश्चन में कहा हुआ है, ये रहा, द सेलिंग प्राइस वॉज फिक्स्ड एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट आपका कितना हो गया 20% ऑफ कॉस्ट यानी 89136 इंटू 20% 17827 प्रॉफिट आ गया, ऐड किया सेल्स आ गया, ओके। सो एज पर कॉस्ट अकाउंट्स ये है हमारा प्रॉफिट, ये एक स्टेटमेंट पूरा हुआ। अब हम बनाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पता करते हैं कि उसके हिसाब से प्रॉफिट का अमाउंट क्या है। जैसे आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था बस बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। ये आपके ओपनिंग, वहां पे हम क्या करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, जो भी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे दो हैं, दोनों के ओपनिंग स्टॉक ऐड करके लिख दो। परचेजेस वेजेस यहाँ तो सेम आएगा, वर्क एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस में कौन सा अमाउंट आएगा, जो यहाँ पे ये आपको एक्चुअल दे रखा है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम क्या दिखाते थे एक्चुअल में जो हुआ है और कॉस्ट बुक्स में हम एस्टिमेटेड दिखाते हैं, तो ये आपने एक्चुअल लिख दिए। वैसे भी इससे पहले वाले
रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर में मैंने आपको यही तो बताया था कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनके कारण एक ही टाइम पीरियड में एक ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कॉस्ट बुक अलग प्रॉफिट शो करती है और फाइनेंशियल बुक अलग प्रॉफिट शो करती है। तो फर्स्ट रीजन तो यही है, आपके सामने ही दिख रहा है। देखो यहां आपने फैक्ट्री ओवरहेड यानी वर्क ओवरहेड कितने दिखाए हैं, 11,520, क्योंकि कॉस्ट में हमने परसेंटेज से निकाले हैं और एक्चुअल में कितने हुए हैं 11,350। तो आ गया अमाउंट में डिफरेंस, तो प्रॉफिट में भी डिफरेंस आएगा। सेम ऐसे ही ऑफिस के लिए। ओके, अभी रिकंसाइल आगे देखते हैं। फिर ये सेल्स लिख दी, ये क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। तो देखो बच्चों, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक कितना है 17827, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल कितना है 17923, डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को हमें क्या करना है, रिकंसाइल करना है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में, इन तीनों स्टेटमेंट में से वो कौन से आइटम्स हैं जिनके कारण डिफरेंस आया। सो टेल मी, दो आइटम्स हैं, बाकी तो सब अपन ने सेम ही अमाउंट के लिखे हैं, जो यहां लिखा वही प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा, सिर्फ टू आइटम्स, फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। ये हमने कॉस्ट स्टेटमेंट में एंड फाइनेंशियल बुक्स में अलग अलग लिखे हैं। सो आई होप मैं आपको अपना पॉइंट क्लियर कर पा रही हूं। अब आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक ही टाइम पीरियड में एक कंपनी, एक बिजनेस जब अपनी दो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो उनके प्रॉफिट्स कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज उनके बेसिस अलग अलग होते हैं। कॉस्ट बुक्स में जो ओवरहेड्स होते हैं वो एस्टिमेटेड आते हैं यूजुअली, और पीएनएल अकाउंट में हम जो एक्सपेंसेस लिखते हैं वो एक्चुअल एक्सपेंसेस लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, इसीलिए एक ही टाइम पीरियड में दोनों के प्रॉफिट्स भी अलग अलग शो होते हैं। ओके सी, अब हमें इन्हें रिकंसाइल करना है। सो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पहले भी मैंने आपको बताया था, यूजुअली आप जब रिकंसाइल करोगे तो आप कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को पहले लेना। ओके, सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आपका ये है, और हमें कहां पे पहुंचना है, इसमें एडजस्टमेंट्स करके प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। आंसर्स हमारे पास है, बस हमें वहां पे रीच करना है। ओके, सो फैक्ट्री ओवरहेड के केस में क्या हुआ था, कॉस्ट में हमने दिखाया 11,520, बट एक्चुअल में कितना था 11,350, यानी कि ओवर चार्ज कर दिया। आया पॉइंट समझ में कि कॉस्ट में आपने ओवर चार्ज कर दिया, रियल में कम था। सो ओवर चार्ज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड ओवर चार्ज इन फैक्ट्री ओवरहेड, जो डिफरेंस है उसको वापस से ऐड कर दो। आपने ज्यादा दिखा दिया तो आप अपने प्रॉफिट में ऐड कर दो। ठीक है, नाउ ऑफिस ओवरहेड एस्टिमेटेड कितने आए थे 9216, और एक्चुअल में कितने हैं 9290, यानी कि अंडर चार्ज कर दिए। एक्चुअल में ये थे बट आपने कम दिखा दिए, तो उस एक्सपेंसेस को और कम कर लो ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए। मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि जिस आइटम को आपने ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, उसका इफेक्ट अगर प्रॉफिट में से हटाना है तो उसको वापस ऐड कर दो। अगर आपने एक्सपेंसेस कहीं पे ज्यादा दिखाए हैं, ओवर दिखाए हैं, तो उस टाइम आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, ऐड कर दोगे तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपने कोई एक्सपेंसेस कम दिखा रखे हैं तो आपका प्रॉफिट उस टाइम ज्यादा हो गया होगा, तो उसको लेस कर दो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको एडलेस किया और हम हमारे फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पर पहुंच गए। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। एक बार इसको सॉल्व करके देखना, और अगर कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।